सो दिस इज डे 3 ऑफ सीरीज फॉर बिगनर ट्रेडर्स। आज के सीरीज में हम सीखने वाले हैं व्हाट इज फॉरेक्स मार्केट, एकदम बेसिक सा। पहले फॉरेक्स के जो वर्ड है इसके बारे में हम जान लेते हैं। जो पहला वर्ड है FOR, इसका मीनिंग होता है फॉरेन करेंसी। EX का मतलब होता है एक्सचेंज। जब वर्ड एक्सचेंज आता है मतलब दो चीजें एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो रही है। वैसे ही फॉरेन करेंसीज अलग अलग कंट्रीज की करेंसीज होती है। वैसे ही अलग अलग करेंसीज एक दूसरे के साथ जब एक्सचेंज होता है तो उसे हम फॉरेक्स कहते हैं। तो इस चीज को अच्छे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। समझो आप इंडिया से ट्रैवल कर रहे हो यूएस तक और आपके पास 10,000 रुपीज थे। अभी रुपीज तो आप यूएस में जाकर खर्चे कर नहीं सकते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रुपीज को डॉलर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट करने के लिए एयरपोर्ट पे आपके पास एक सर्विस होती है और उसी के साथ आपको उधर बहुत सारे वैल्यूएशंस दिखते हैं। जैसे कि हम इधर देख सकते हैं $1 इज इक्वल टू 87 रुपीज। इसे हम कहते हैं वैल्यूएशन। जैसे इस पेन की वैल्यूएशन हो सकती है 30 रुपए, मान लो 50 रुपए। वैसे ही हमारी करेंसी की भी कोई वैल्यूएशन रहती है। तो अभी इधर $1 इज इक्वल टू 87 रुपीज, ये एक वैल्यूएशन है। एक्सचेंज करने के बाद 10,000 रुपीज को कन्वर्ट करने के बाद हमारे पास आए $114, $114। $114 मिलने के बाद आप आपके फ्रेंड्स के साथ गए, थोड़ा खर्चा वर्चा कर लिया, पर वो आपने नहीं किया, वो आपके फ्रेंड्स ने किया। तो आपके पास जितने भी डॉलर्स थे वो उतने ही बचे रहे और अभी आपको फिर से यूएस से इंडिया वापस आना है। डॉलर्स तो उधर से लेके आ नहीं सकता, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से कन्वर्जन करना पड़ेगा। अभी कन्वर्जन के वक्त हमारा जो वैल्यूएशन था ये चेंज हो गया। जो पहले $1 इज इक्वल टू 87 रुपीज था, अभी वो हुआ $1 इज इक्वल टू 90 रुपीज। इसके वजह से क्या हुआ, जो हमारे पास $114 थे मल्टीप्लाइड बाय 90 रुपीज करके कितने हमें मिले, 10,260 रुपीज मिले। पर हमारे पास थे कितने पहले, 10,000 रुपए थे। अभी मिले कितने, 10,260 रुपए। अभी ये जो 260 रुपए एक्सेस अमाउंट मिली है, इसे हम कहते हैं प्रॉफिट। ये तो प्रॉफिट हुआ किसके वजह से, जब वैल्यूएशन रेट में कोई उतार या फिर चढ़ाव होता है तभी हम ऐसे प्रॉफिट या फिर लॉसेस दे सकते हैं। इसी तरीके से फॉरेक्स मार्केट भी चलती है। बट ये फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करने के लिए हमें कौन से भी एयरपोर्ट पे जाने का गरज नहीं पड़ती। तो हमें किधर करना पड़ता है, चार्ट पे करना पड़ता है। जैसे हम ये एक चार्ट देख रहे हैं या फिर ये ऐसा एक चार्ट जो रहता है, ऐसे चार्ट पे हमें ये अलग अलग प्राइजेस दिखती है और इस प्राइजेस के हिसाब से हम मार्केट में बाइंग या फिर सेलिंग लेते हैं। मान लो अगर वैल्यूएशन बढ़ रहा है तो हमें करना पड़ता है बाय, और अगर मान लो वैल्यूएशन नीचे जा रहा है तो फिर हम करते हैं सेल। इस तरीके से मार्केट में प्रॉफिट और लॉसेस डिटरमाइन होता है। दिस चेंजेस ऑफ वैल्यूएशन मेक्स अ प्रॉफिट एंड लॉस, जिसे हमने देखा। और ये सारी चेंजेस हमें किधर देखने मिलती है, हमारे चार्ट पे। जो कौन सा एप्लीकेशन पे मिलता है, ट्रेडिंग व्यू इस एप्लीकेशन पे मिलता है। और ये एप्लीकेशन आपको ऐप स्टोर पे भी अवेलेबल हो जाएगा और प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल हो जाएगा। ये जो वैल्यूएशन है ये चेंज होता क्यों है, उसके पीछे बहुत सारे रीजंस है। तो पहले हम रीजंस जान लेते हैं। कोई चेंज इन एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट में कोई चेंज है। मान लो आपके घर में 10 लोग हैं, 10 लोगों में से 2 लोग हैं जो एम्प्लॉयड है और वो अच्छा खासा कमा रहे हैं, पर बाकी के 8 लोग उनके कमाई पे खा रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, वो पर्टिकुलर फैमिली, उनकी फाइनेंशियल ग्रोथ कभी हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। क्योंकि पहले तो उनके जो भी डिजायर्स है, जो डिमांड्स है, कंफर्ट लेवल्स है, तो वो उनको मिलेंगे नहीं। तो उनकी फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं होगी और उसी की वजह से इलिटरेसी बढ़ जाएगी। तो इसी तरीके से अगर कोई एम्प्लॉयमेंट में चेंजेस हुआ है, बढ़ गया है या फिर नीचे हो गया, तो उसकी वजह से वैल्यूएशन में भी चेंजेस हो सकता है। जीडीपी, जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगर पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत कम प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, मतलब इंपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट, तो उसके वजह से कंट्री को बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है वैल्यूएशन चेंजेस के लिए। सेकेंड थिंग, रेपो रेट चेंज। पहले तो समझ लेते हैं रेपो रेट क्या होता है। हमारे जो आरबीआई बैंक है, जो सेंट्रल बैंक इसे हम कहते हैं, सेंट्रल बैंक क्या करती है, वो दूसरे जो भी बैंक्स है, SBI, यस बैंक या फिर कोटक महिंद्रा बैंक है या फिर एक्सिस बैंक है, तो ऐसे बहुत सारे जो बैंक्स है, इनको वो लोन प्रोवाइड करती है और इस लोन पे वो इंटरेस्ट देती है।
तो ये जो बैंक्स है तो ये आरबीआई को 4.5% पे इंटरेस्ट देती है और इस 4.5 इंटरेस्ट को हम कहते हैं रेपो रेट। और जो भी अगली बार ये पर्टिकुलर बैंक लोगों को लोन देती है या फिर बिजनेस कंपनीज को लोन देती है तो उसे हम कहते हैं इंटरेस्ट रेट्स। और जो ये लोन देती है उसके परसेंटेज मैक्सिमम 12% से आगे होता है, सरप्लस होता है। तो ये डिपेंड करता है रेपो रेट पे। अगर रेपो रेट चेंज हुआ तो आगे के इंटरेस्ट रेट भी चेंज हो गए और उसी के साथ पर्टिकुलर कंट्री की इकोनॉमी में भी बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन हो सकते हैं। इसी की वजह से रेपो रेट जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन टर्म्स फॉर वैल्यूएशन। नेक्स्ट है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब क्या होता है? जो भी पॉलिसी या फिर जो भी रूल्स रेगुलेशंस रिलेटेड टू मनी होता है। जैसे ही हमारे गवर्नमेंट ने 2016 में बहुत ज्यादा डिमोनेटाइजेशन कर दिया था, उसी की भी वजह से करेंसी में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस हुई थी। तो इसी को हम कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसीज। ऐसे ही जो बहुत सारे पॉइंट्स है इसकी वजह से वैल्यूएशन में चेंजेस होते हैं और इस पे हमें बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, जैसे कि फिर हम उसमें अच्छे खासे ट्रेड्स करके प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। ऑल द चेंजेस आर डन बाय सेंट्रल बैंक। जैसे हमारी इंडिया की सेंट्रल बैंक की आरबीआई, वैसे ही यूएस की सेंट्रल बैंक है फेडरल रिजर्व बैंक, यूरोप की है यूरोपियन सेंट्रल बैंक और बहुत सारे कंट्रीज की उनकी अलग अलग सेंट्रल बैंक्स होती है जो बाकी के जो सारे डिसीजंस है ये डिसीजंस लेती है। अभी जैसे कि मैंने बोला कि हमारे पास 196 कंट्रीज है तो उनके 196 करेंसीज भी होंगे और पर उनमें से ट्रेड्स किस में करा? तो ट्रेड्स करने के लिए हमारे पास 8 कंट्रीज होते हैं। ये डिसाइड हमने खुद ने किया है। किस पे डिसाइड किया है? हमारे वैल्यूएशन पे, सप्लाई चेन पे और बहुत ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। उन फैक्टर्स को देख के हमने डिसाइड किया कि हम 8 कंट्रीज के साथ ही ट्रेडिंग करेंगे। अभी ट्रेड करते समय जैसे स्टॉक मार्केट में पर्टिकुलर कंपनी का ट्रेड होता है, वैसे ही फॉरेक्स मार्केट में या फिर क्रिप्टो करेंसी में एक्सचेंज के लिए पेयर्स के साथ ट्रेडिंग होती है। पेयर्स मतलब क्या? एक पेयर में जब दो करेंसीज होता है तो उसे हम कहते हैं पेयर ट्रेडिंग। जैसे कि हम इधर देख सकते हैं, ये एक पेयर है और जो पहली करेंसी है इसको हम कहते हैं बेस, सेकेंड करेंसी उसको हम कहते हैं कोट। जो भी पहले आएगी उसे हम हमेशा बेस कहेंगे और जो दूसरी जगह पे आएगी उसे हम हमेशा कोट कहेंगे। ये कभी भी चेंज नहीं होगा। और मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल इन फॉरेक्स मार्केट, पूरा जो चार्ट है वो चलता है बेस के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, अगर यूरोप की करेंसी है यूरो और यूएस की करेंसी है यूएसडी, तो बेस पे कौन है? यूरो है। तो यूरो और यूएसडी ये दोनों हमेशा वर्सेस में रहते हैं, ये दोनों कभी साथ में नहीं चलेंगे, एनिमीज की तरह बिहेव करते हैं। अगर यूरो ऊपर चला गया तो यूएसडी नीचे आएगा और यूएसडी ऊपर चला गया तो यूरो नीचे आएगा। इस तरीके से मार्केट में उतार या फिर चढ़ाव होता है और ये दोनों करेंसीज मिला के एक चार्ट फॉर्म होता है और इसको कहते हैं हम पेयर ट्रेडिंग। और ये जो भी चार्ट है ये हमेशा बेस के हिसाब से बिहेव करेगा। तो इधर बेस कौन सा है? यूरो है। मतलब ही अगर यूरो ऊपर जाएगा तो पूरा चार्ट ऊपर जाएगा और यूरो नीचे गया तो पूरा चार्ट नीचे चला जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, हमेशा ध्यान में रखना और इसे नोट डाउन कर लेना। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जब पेयर ट्रेडिंग होती है, मान लो यूरो यूएसडी पेयर को पूरा हमने सेल कर दिया, जो भी बेस है ये करेंसी सेल हो जाएगी और जो कोट है ये करेंसी बाय हो जाएगी। वैसा वैसा कंडीशन में देख सकते हैं, अगर और यूएसडी का पेयर है और उसको हमने बाय कर रखा है तो पहला जो बेस है ये बाय हो जाएगा और सेकंड जो कोट है ये सेल हो जाएगा। टोटल चार्ट मूव्स एज पर बेस करेंसी, ये हमेशा नोट डाउन कर लो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और इसमें कोई डाउट्स हो तो इसमें कमेंट कर देना और अगली वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब करके रखना।